पूर्व बैक जाते हैं, हमारे 50 साल पहले 60 साल पहले हमारी दादी नानी क्या खाते थे? अचार, कांजी, डिफरेंट साउथ इंडिया में आप जाएंगे चटनियाज, डोसी, ये सब सारा चीजें फर्मेंटेड नेचुरल फूड्स है। तो बेसिकली आपको हेल्दी गट बनाने के लिए हमको डाइवर्स गट बनाना है। जितने ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया होंगे उतनी ज्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा गट होगा। तो लाइफ स्पैन मतलब डिसाइड करता है कि आप कितना लंबा जी रहे हैं, हेल्थ स्पैन डिसाइड करता है कि आप कैसे जी रहे हैं, आर यू वेल। मतलब तो बेसिकली जब हम लंबा जीते हैं अक्सर, तो पुराने जमानों की बात अलग है, लेकिन आजकल जैसे जैसे लाइफ लंबी होती जा रही है वैसे वैसे बीमारियां भी लंबी होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना गट का टेस्ट किया, उसको कहते हैं गट माइक्रोबायोम टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है लाइफस्टाइल और लॉन्जिविटी को कनेक्ट करने के लिए। वो बेसिकली पूरा रोड मैप देता है हमारे गट के बारे में। जैसे मेरे में आया कि मेरे गट में 5000 प्रकार के बैक्टीरिया है। अभी हम नंबर की बात कर रहे थे, नंबर तो करोड़ों में है, लेकिन 5000 प्रकार के बैक्टीरिया है। जितनी भी सिग्नल्स देते हैं वो आपके बेसिकली गट के इनर सिग्नल्स हैं। आप सुनना सीखो अपनी बॉडी को, इग्नोर मत करो। अगर आपको एक बार कॉन्स्टिपेशन हुआ है, ब्लोटिंग हो रही है, तो नोटिस करो, अवेयर करो कि पिछले 24 घंटे में, इवन 48 घंटे में आपने ऐसा क्या किया था, खाया नहीं था। स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ कनेक्टेड है चीजें। बहुत सारे लोग हैं जिनको जमाने कोविड नहीं होता, जुकाम नहीं होता, और बहुत सारे लोग हैं जिनको हर थोड़े दिन में खांसी जुकाम होता रहता है। तो ये आपका गट का क्लियर सिग्नल है। उसमें हर बार आप जाके दवा करके उसको ठीक करना, सिर्फ कब तक आप ऊपर से पट्टी लगाते रहोगे? आप बॉडी को नेचुरली हील होने देंगे, अपनी तरफ से हील होने देंगे, तो बॉडी हील करके कैंसर जैसे ही हुआ उसको निकाल सकता है शरीर से। लेकिन हम उसमें साथ में शुगर खाएंगे, हम हाइड्रेशन कम करेंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे, तो हम वो बॉडी को नेचुरली रिपेयर होने नहीं दे रहे। सुबह के 2 घंटे और आखिरी के 2 घंटे, ये सबसे बड़ी टिप है अगर आप आज लेना चाहे। सुबह के 2 घंटे और आखिरी के 2 घंटे आप अपने ब्लू माइंड में रहने की कोशिश करें। मतलब कुछ टास्क बेस्ड ना करें, जो भी काम करना है 2 घंटे बाद करें। अपने माइंड्स की नेचुरली सुने, प्रकृति में जाइए, नेचर में जाके वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। जॉइंट आर्थराइटिस भी आपका अल्टीमेटली गट के वजह से लिंक्ड है, इन्फ्लेमेटरी खाने की वजह से लिंक्ड है। लो इम्यूनिटी भी डायरेक्ट गट की वजह से लिंक्ड है। लो मेंटल फॉग, दिमाग नहीं लगना, क्लैरिटी नहीं आ पाना भी आपके गट की वजह से लिंक्ड है। दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? अगर गट का एक रूटीन आप समझना चाहें तो नॉर्मली गर्म पानी विद नमक या आइडियली सॉल्ट, सेल्टिक सॉल्ट, अलग अलग टाइप के सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जो हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हर छोटा सिग्नल, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बार बार बीमार पड़ना, बार कमजोर फील करना, एसिडिटी होते रहना, लो मूड फील करना, नींद ठीक से नहीं आना, ये सारे के सारे डायरेक्ट गट के सिग्नल्स है जो आपको गट बोल रहा है कि सुनो मेरी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि लंबा जीने का जो राज है वो हमारी एक्सरसाइज या फिर जीन्स में छुपा हुआ है, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। साइंस का कहना है कि जो हमारे गट में मौजूद ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम्स होते हैं, उनकी वजह से भी ये चीज डिपेंड करती है कि हम कितना जिएंगे। गट सिर्फ हमारी इम्यूनिटी, डाइजेशन या फिर हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं होता है। गट में जो मौजूद बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया, वो ये भी डिसाइड करते हैं कि हम कितना लंबा जिएंगे। तो ऐसे में हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट करके अपने जिंदगी में और जो साल हैं वो ऐड कर सकते हैं ताकि हम लंबा जिए। और जो लॉन्जेविटी का सीक्रेट है, जो आज के समय में सब कोई जानना चाहते हैं, वो क्या है, आज के स्वास्थ्य चर्चा में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्पित बंसल, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर सर्जन हैं, गट हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और लॉन्जेविटी कंसल्टेंट भी हैं। तो डॉक्टर अर्पित, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और हम चाहेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक ये जो 2 मूल मंत्र है, गट और लॉन्जेविटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपनी गट को ठीक करके लाइफ में अपने और साल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हर कोई लंबा जीना चाहता है। बिल्कुल,
लेकिन सवाल आगे ये आता है कि सिर्फ लंबा जीना चाहता है कि हेल्दी जीना चाहता है? एग्जैक्टली हम और इसी आपने जो से आज सिलसिला कर रहे हैं, लॉन्जिविटी और गट डायरेक्टली कनेक्टेड है। यस अगर आप ये दर्शक हमारे पूरा एपिसोड सुनेंगे तो बहुत 100% बहुत सारी चीजें घर ले जा पाएंगे जो खुद कर सकेंगे। बिल्कुल, और हम चाहते भी हैं हमारी ऑडियंस को कि इस पॉडकास्ट को वो लास्ट तक सुने, जाने समझे और इसे शेयर जरूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये बाकी लोगों में भी बता सके, समझा सके। जैसे कि डॉक्टर आपने कहा कि गट और लॉन्जिविटी दोनों जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, और जब गट ठीक रहेगा तभी हम लंबा भी जी सकेंगे। लेकिन सिर्फ लंबा जीना ही क्या मेन फोकस होना चाहिए, या हेल्दी और फिट रह के लंबा जीना मेन फोकस होना चाहिए? देखिए, तो आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। मैं बेसिकली लंबा जीना को कहते हैं लाइफ स्पैन, और हेल्दी जीने को कहते हैं हेल्थ स्पैन। तो ये दोनों एक बहुत ही साइंटिफिक टर्म्स है जहां से लॉन्जिविटी का बेसिक फाउंडेशन शुरू हुआ है। तो लाइफ स्पैन मतलब डिसाइड करता है कि आप कितना लंबा जी रहे हैं, हेल्थ स्पैन डिसाइड करता है कि आप कैसे जी रहे हैं, आर यू वेल। मतलब तो बेसिकली जब हम लंबा जीते हैं अक्सर, तो पुराने जमानों की बात अलग है, लेकिन आजकल जैसे जैसे लाइफ लंबी होती जा रही है वैसे वैसे बीमारियां भी लंबी होती जा रही है। क्योंकि हम जो लंबा जी रहे हैं वो स्ट्रेस में जी रहे हैं, इन्फ्लेमेशन से जी रहे हैं, डाइट सही नहीं है, दिमागी स्ट्रेस है, इसीलिए कैंसर, सारी इंसिडेंसेस लाइफ के बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेट गोल है हेल्दी जीना, और उसको कहते हैं, एक कंसेप्ट होता है लास्ट 10 years ऑफ योर लाइफ, मार्जिनल डेकेड कहते हैं। उस मतलब आप चाहे 90 साल जिए, चाहे 80 साल जिए, चाहे 100 साल जिए। मैं तो बायो हैकर हूं, मैं तो 120 भी शायद जी लूं। बाकी देखिए, सब किस्मत तो भगवान के ऊपर है, पर अपनी तरफ से यू कैन ट्राई एंड लिव योर बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ये मैं कहता हूं हम सबसे। तो हेल्थ स्पैन इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लास्ट 10 ईयर में क्या करना चाहते हैं, एक लिस्ट बनाइए आप अपने। सब लोग जैसे मैं बर्ड वॉचर हूं, मैं नेचर के प्रति क्लोज हूं, मैं अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग भी करता हूं, मेरे को नीचे भी की दुनिया भी देखनी बहुत पसंद है। तो मैं अपने लास्ट 10 सालों में ये 2-3 चीजें, और माउंटेनियरिंग, सर्जरी, ये सारी चीजें मेरे को पसंद है, तो मैं चाहूंगा कि लास्ट 10 साल में भी मैं वो कर पाऊं। तो वो गोल बना के जब हम जीते हैं तो वो हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन का गोल ही अलग हो जाता है। तो अब 5 चीजें लिखिए जो आप अपने लास्ट 10 साल में करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और आई थिंक अगर हम ये माइंडसेट से चलेंगे तो बहुत हद तक हम ये भी कोशिश में रहेंगे कि अगर हमें आखिरी के 10 सालों में ये सारी चीजें करनी, तो हमें हेल्दी और फिट भी तो रहना पड़ेगा। तो वो उसकी शुरुआत अभी से होगी, क्योंकि इसकी शुरुआत आपके गट हेल्थ से होगी, आपके मसल हेल्थ, आपका VO2 मैक्स कैसा है, ओवरऑल आपकी स्लीप कैसी है, ये सारी चीजें का ध्यान ऑटोमेटिकली। बेसिकली लंबा जीना और हेल्दी जीना, माइंडसेट ज्यादा चेंज इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये चीज आपने सही कही। आपने जैसे कहा कि लास्ट के 10 साल हमें ये डिसाइड करने होंगे कि हम उसे कैसे जीना चाहते हैं। अगर हम जैसे लॉन्जिविटी की बात करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 90, 100, 120, 150 साल तक जी जाते हैं, कुछ लोग नहीं जी पाते हैं, डिस्पाइट कि उनकी लाइफस्टाइल भी हेल्दी रही है, सब कुछ वो ठीक कर रहे थे उसके बावजूद भी। तो ऐसे में क्या लंबा जीना सिर्फ जीन्स पर ही डिपेंड करता है, या हम अपनी डेली टू डेली लाइफस्टाइल में ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हम कितना लंबा जिएंगे? ठीक है, इसमें 2 सवाल पूछे। एक तो कुछ लोग नेचुरली 90 to 100 years जीते हैं, मतलब हमारे पूर्वज में तो कितने लोग थे, ऋषि, योगीज, आप नोटिस करेंगे। और हम जो एक स्टडी है ब्लू जोन्स के बारे में, दुनिया में 7-8 जगह हैं, ओकिनावा, जापान और ऐसी कई कई जगह पे, जहां लोग नेचुरली लंबा जीते हैं। करेक्ट। तो और इंडिया में भी ऐसी जगहें छुपी हुई है, हिमालयस में तो बतेरी ऐसी जगह है। तो अल्टीमेटली अगर उनकी लाइफ, उन लोगों की आप लाइफ स्टडी करेंगे, वो बेसिक क्या था, सिंपल लिविंग। ऐसे कोई सुपर सप्लीमेंट नहीं खा रहे थे वो, कि कोई जादुई जड़ी बूटी खा रहे थे जिससे वो लंबा ही जी रहे थे। वो सिंपल लिविंग थी, वो काम रहते थे, उनकी गट हेल्थ की सिंपल खाने खाते थे, रोज मूव करते थे किसी भी प्रकार से, सोते थे समय पे, मेडिटेशन और ये सब चीजें वाज ऑटोमेटिक, सोशली लाइफ में कनेक्टेड थे। ब्लू जोन्स में खासकर लोग मिलते थे, डांस करते थे, वो लोग बल्कि 1 ग्लास वाइन भी पीते थे रोज ऑलमोस्ट, वो ब्लू जोन्स में खास करके। बट सोशल लिविंग, सिंपलिस्टिक लिविंग, काम रहना जरूरी है। आजकल की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रॉनिक रेड माइंड, जो मैं बोलता हूँ, स्ट्रेस। ट्रैफिक से लेके, बच्चे की पढ़ाई से लेके, अपने खुद के काम से लेके, फाइनेंशियल प्रेशर से लेके, और खास करके इंडिया में हमको सिखाया जाता है कि लाइफ इज अ रेस। 3 इडियट जैसी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी में भी बताया जाता है
कि लाइफ इज अ रेस, भागो नहीं तो तुम्हारा छूट जाएगा। हम एक यूनिक, भगवान ने एक मेरे को जैसा बनाया वो मैं हूं, आपको जैसे बनाया वो आप है, कोई आपकी जगह ले ही नहीं सकता। तो वो माइंडसेट रखना है और उसके बाद फिर ओवरऑल है ऑटोमेटिकली आप हेल्दी जीने की तरफ चलेंगे। सिंपलिस्टिक लिविंग पे ध्यान देना है। बिल्कुल। और जैसे हम बात करते हैं कि जीन्स ही ज्यादातर मेजरली जो है वो डिपेंडेंट रहती हैं, या फिर हम जो अपनी लाइफस्टाइल में चीजें कर रहे होते हैं, खाना पीना, मूवमेंट? सिंपल आंसर इसका ये है कि जीन्स बेसिकली गन को लोड करता है। लाइफस्टाइल का ट्रिगर तो लाइफस्टाइल जलाता है बेसिकली। तो यहाँ कंसेप्ट आता है साइंटिफिकली जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स। हमको बनाया गया कि फॉर एग्जांपल मेरी मदर फादर को डायबिटीज है तो आपके जीन्स में डायबिटीज है, लेकिन नहीं, डायबिटीज जैसी बीमारी, लाइफस्टाइल की सारी बीमारियां डिपेंड करता है आपके गट माइक्रोबायोम पे, और वो आप चेंज कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली एक कोई बेसिक होता है। तो बेसिकली लाइफस्टाइल आपका 80% चीज लाइफ डिसाइड करता है, जीन्स सिर्फ 20% डिसाइड करता है। यानी कि एपिजेनेटिक्स आपका जो है वो 80% चीजें डिसाइड करता है। एपिजेनेटिक्स क्या होता है? तो हमने ये बात किया, जैसे हम शरीर है, नॉर्मल शरीर में जितना ह्यूमन सेल्स है उससे 10 टाइम्स ज्यादा, मिलियंस में, ट्रिलियंस में ह्यूमन बैक्टीरिया है हमारे, मेनली गट में, स्किन में, हेयर में, हर जगह। वो गट बेसिकली अगर जेनेटिकली देखोगे तो हम लोग वी आर मोर बैक्टीरियल देन ह्यूमन, मतलब हमारे पास बैक्टीरिया के जीन्स ज्यादा हैं। तो हमारे वो बैक्टीरिया से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं एनवायरमेंट से, खान पान सबसे कॉमन चीज है, पानी और विजन और सोच, माइंडसेट, ये चीजें से हम कम्युनिकेट करते हैं। कॉमन आदमी के लिए खान पान इज द कॉमनेस्ट सोर्स जिससे हम ये कम्युनिकेट करते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि हमारे एपिजेनेटिक्स कैसे फंक्शन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल डायबिटीज, जैसे कहते हैं कि डायबिटीज में मदर फादर को डायबिटीज का जीन्स है तो आपको होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये अभी तक तो माना जाता था सच है, लेकिन अब माना गया कि डायबिटीज के लिए 5-6 प्रकार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना गट का टेस्ट किया, उसको कहते हैं गट माइक्रोबायोम टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है लाइफस्टाइल और लॉन्जिविटी को कनेक्ट करने के लिए। वो बेसिकली पूरा रोड मैप देता है हमारे गट के बारे में। जैसे मेरे में आया कि मेरे गट में 5000 प्रकार के बैक्टीरिया है। अभी हम नंबर की बात कर रहे थे, नंबर तो करोड़ों में है, लेकिन 5000 प्रकार के बैक्टीरिया है। खास फर्क पड़ता है कि जितनी खाने की चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल बीटरूट के लिए एक अलग बैक्टीरिया है पचाने के लिए। अच्छा। और फॉर एग्जांपल केला उसके लिए एक अलग बैक्टीरिया है। तो प्लांट डाइवर्सिटी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली नेचर में पाई गई हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए अलग बैक्टीरिया है। तो डायबिटीज की बात कर रहे थे हम, डायबिटीज में 5 या फॉर एग्जांपल 5 या 10 सेट ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि आपके पेट के अंदर उन 5000 में से घर बना लेते हैं। तो आपको डायबिटीज का माइक्रोबायोम बन जाता है। ओबेसिटी के माइक्रोबायोम में जो लोग ओबीस रहते हैं, 5 to 10 प्रकार के बैक्टीरिया उनके अंदर जो खराब हैं वो घर बना लेते हैं। तो उससे अगर आप एक्सरसाइज करोगे, डाइटिंग करोगे, आप 10 kg 20 kg कम करोगे, फिर वापस आ जाता है, क्योंकि वो गट बैक्टीरिया ने आपने नहीं जब तक काम किया तो ओबेसिटी, मोटापा फिर से आना ही है। तो ये दैट इज द रूट कॉज। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अगर जैसे हम गट के बैक्टीरियाज के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि हमारे में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो आई एम श्योर कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज भी होते होंगे, कुछ बैड बैक्टीरियाज भी होते होंगे। तो ऐसे में अगर हम जानना समझना चाहें कि हम अपने गट में हेल्दी बैक्टीरिया को कैसे लाएं सो दैट हम लंबा जी सके, तो वो क्या 4-5 ऐसे फॉर्मूलाज होंगे जो हम अपने लाइफस्टाइल में जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले गट बैक्टीरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं इमेजिनेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, हम सब आदमी जंगल गए हैं घूमने, कोई भी रेन फॉरेस्ट या कोई भी एक घने फॉरेस्ट, तो वहां बड़े पेड़ होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, बुशेस होती हैं, कुछ ट्विग्स भी होते हैं, कुछ वीड भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। तो बेसिकली हमारा गट इज रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर। Okay. So, हमारे गट भी वैसा ही है। तो आप नेचर में जाके खराब पौधों को काटते नहीं है। तो बेसिकली इट्स अ बैलेंस। ऑब्वियसली बैलेंस हैज टू बी 90% और 80% गुड बैक्टीरिया एंड 10-20 बैड बैक्टीरिया। तो हमको कोई परफेक्शन नहीं चाहिए कि एंटीबायोटिक खा के जितने खराब बैक्टीरिया हैं उनको मार दो। तो क्योंकि एंटीबायोटिक खाने से बैड बैक्टीरिया भी मरेंगे, गुड भी मर जाएंगे। तो जरूरत पड़ने पे खाना चाहिए जब तक वो इम्बैलेंस में नहीं है। बेसिकली लाइफ इज ऑल कि वो आपके गट में जो गुड और बैड के बीच में हार्मनी है। नेचर में आप जाते हैं तो सब हार्मनी में उग रहे होते हैं, ऑब्वियसली एक दूसरे से कंपीट कर रहे होते हैं। तो दैट इज द रूट फाउंडेशन विच वी हैव टू वर्क। बाकी आपने क्या सवाल पूछा था? सॉरी, यही कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। सो देखिए, बेसिकली सिंपलिस्टिक थिंग्स,
eat more gut friendly foods okay. and diverse foods. जैसे हमने बात किया कि हम फॉर एग्जाम्पल कोई सुपर फूड नहीं होता है किसी के लिए भी. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आंवला हो गया. आंवला हेल्दी है पर वो दुनिया में सबके लिए हेल्दी नहीं है. इट डिपेंड्स कि वो 5000 आपके अंदर कौन से बैक्टीरिया हैं जो. और फॉर एग्जाम्पल बीटरूट मैंने खाया तो अगर बीटरूट के डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया मेरे अंदर नहीं है तो वो बीटरूट मेरे लिए इन्फ्लेमेटरी फूड्स हो जाएगा. अच्छा, okay. मेरे लिए सूजन पैदा करने वाला खाना. और यहीं से फाउंडेशन स्टार्ट होती है एजिंग से कनेक्शन. बेसिकली लाइफ में जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो या तो हमारे लिए सूट करता है या तो हमारे बैक्टीरिया हैं डाइजेस्ट करता है, उसमें से हम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं. अगर हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं है तो वो साइलेंटली इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन कर रहा है हमारे अंदर. तो धीरे धीरे वो हो सकता है उसी के वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, जितनी भी सिग्नल्स देते हैं वो आपके बेसिकली गट के इनर सिग्नल्स हैं. आप सुनना सीखो अपनी बॉडी को, इग्नोर मत करो. अगर आपको एक बार कॉन्स्टिपेशन हुआ है, ब्लोटिंग हो रही है तो नोटिस करो, अवेयर करो कि पिछले 24 घंटे में, इवन 48 घंटे में आपने ऐसा क्या किया था, खाया नहीं था. स्लीप भी इंपॉर्टेंट है. तो सब कुछ कनेक्टेड है चीजें, हर चीज पे ध्यान देना. और अगर आप खास करके आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको जमाने कोविड नहीं होता, जुकाम नहीं होता, और बहुत सारे लोग हैं जिनको हर थोड़े दिन में खांसी जुकाम होता रहता है. तो ये आपका गट का क्लियर सिग्नल है. उसमें हर बार आप जाके दवा करके उसको ठीक करना, सिर्फ कब तक आप ऊपर से पट्टी लगाते रहोगे. रूट कॉज को हील करो, अंदर से खुद को हील करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. तो अगर हम गट के लिए कुछ ऐसी चीजें जानना समझना चाहे, आपने कहा कि वैसी चीजें खाओ जो आपके गट के लिए अच्छी हैं. So exactly, basically understand your gut and eat foods which जो कि आपको आपकी बॉडी को डाइवर्सिटी को सूट करे. कैसे समझेंगे वो? बेसिकली अपनी या तो अपनी बॉडी की आप सिग्नल्स समझिए कि अगर आप जो खा रहे हैं आप सूट करो, और उसके अलावा वैरायटी बढ़ाना है. बेसिकली आप फर्मेंटेड फूड्स की आदतें बढ़ाना. जो हम पूर्व बैक जाते हैं, हमारे 50 साल पहले 60 साल पहले हमारी दादी नानी क्या खाते थे? अचार, कांजी, डिफरेंट साउथ इंडिया में आप जाएंगे चटनियाज, डोसी, ये सब सारा चीजें फर्मेंटेड नेचुरल फूड्स है. तो बेसिकली आपको हेल्दी गट बनाने के लिए हमको डाइवर्स गट बनाना है. जितने ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया होंगे उतनी ज्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा गट होगा, उतने ज्यादा ओवरऑल हमारी इम्यून सिस्टम होगी, उतना अच्छा आपका स्किन हेल्थ होगा. सारी चीजें कनेक्टेड है. बिल्कुल. तो हम आपसे कुछ चीजें जानते हैं, आप प्लीज हमें 4-5 ऐसे नाम ही बता दीजिए, सो दैट हम उनको अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो गट भी अच्छा रहता है और हम लंबा भी जी सकते हैं. ठीक है. नंबर 1 थिंग, मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ. नंबर 1 थिंग, फर्मेंटेड फूड्स ज्यादा खाने हैं. उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? उसमें दही, कांजी, चटनी, हर मील के साथ में आपको कुछ ना कुछ फर्मेंटेड खाना ही चाहिए. ठीक है. उसके अलावा क्लीन हाइड्रेशन, सेलुलर हाइड्रेशन भी इससे से डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो पानी भी उतने सिलसिले में पिए. फाइबर की डाइवर्सिटी बढ़ाइए. फाइबर जो होता है, फाइबर गोल्डन फूड कहा जाता है, बट फाइबर हमारी हेल्थ के लिए नहीं होता. तो फाइबर गट बैक्टीरिया का खाना होता है. फाइबर इज नॉट न्यूट्रिशियस फॉर अस. हमको, हमारे लिए फाइबर का कोई फायदा नहीं है. बट हमारे गुड, अभी हमने बात की कि हम हमसे ज्यादा तो हमारे अंदर बैक्टीरिया है, तो उनके लिए वो खाना होता है. okay. तो फाइबर बढ़ाइए. शुगर टोटली अवॉइड कर सकते तो करिए. फाइबर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स. सो ये आप ओल्ड हमारी थाली देखेंगे या कोई भी अगर आप रिचुअल में जाके उनकी ओरिजिनल खाना देखेंगे तो इट्स ऑलवेज अ वैरायटी, कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट. क्या हो गया? फर्मेंटेड फूड ज्यादा खाने हैं, दही, चटनीज. नंबर 2, क्लीन हाइड्रेशन रखना है. सेलुलर हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 3 हो गया फाइबर. और नंबर 4 हो गया शुगर. बैलेंस में सही है, बट वाइट शुगर, ऊपर से एडेड शुगर इज द नंबर 1 किलर फॉर योर गट एंड फॉर मेजर कॉज ऑफ योर इन्फ्लेमेशन. बॉडी में जहां सूजन बढ़ती है वहां बीमारियां बढ़ती है. तो और 5वीं चीज जो गट से कनेक्टेड है वो है स्लीप. मतलब सोने से कम 3-4 घंटे पहले खाना नहीं है. ठीक है. और अब देखिए, लोग कहेंगे कि मेरी पढ़ाई है या मेरा काम ऐसा है, तो स्टिल डिसिप्लिन तो लाइफ में, ठीक है आप 10 बजे नहीं सो सकते, आपका काम आपको 1 बजे तक जगाता है, लेकिन फिर 10 से 1 कुछ नहीं खाना है. अच्छा, 10 से पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लो. कम से कम 3 आवर्स का गैप मिनिमम रखना बहुत एसेंशियल है. बिकॉज वो गट, रात को क्या होता है, रात जब हम सोते हैं तो हमारे सारे डाइजेशन, सारे सिस्टम्स रिपेयर होते हैं.
उसमें से गट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उस समय उसमें खाना डाल देंगे, शुगर डाल देंगे, तो वो गट कंफ्यूज हो जाएगा, आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, आपका माइंड नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। करेक्ट है। तो आपने जैसे हमें जो 4-5 चीजें बताई है उसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करें, जैसे इसमें आपने कहा कि गट फ्रेंडली चीजें जो है हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। इसमें फर्मेंटेड फूड्स हो गया, हाइड्रेशन हो गया, फाइबर हो गया। तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि फाइबर वो पचा नहीं पाते, उसकी वजह से इनडाइजेशन होता है। वो अगेन ठीक है, अगर शॉर्टकट आंसर नहीं है इसमें हर चीज में, अगर ऐसा सिचुएशन कर रहे हैं तो आप कोई आजकल बहुत एडवांस टेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आ गए हैं, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपकी बॉडी के लिए क्या सूट करता है। तो कौन सा वो टेस्ट है जो पता गट माइक्रोबायोम टेस्ट है, बहुत सारी कंपनीज कर रही है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट मतलब बहुत सारे टेस्ट, उससे ये पता चलता है कि आपकी गट की डाइवर्सिटी क्या है, क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है। बेसिकली इन्फ्लेमेटरी, आपको सूजन पैदा करने वाले खाने क्या हैं, अच्छा। और वो जानने के बाद आप ऑटोमेटिक आप देखेंगे, अगर आप अपनी डाइवर्सिटी के साथ से खाएंगे और फिर आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू चीजें, और फिर धीरे धीरे न्यू उन चीजों के साथ अलग अलग, जैसे आपने बताया किसी को फाइबर पचा नहीं पाते, तो हर आदमी की गट अलग है। मेरी गट फॉर एग्जांपल की प्रोटीन रिच फूड्स ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है, अच्छा। और फाइबर रिच, लाइक मेरा तो बैलेंस में है, यूजुअली बैलेंस में ही रहता है, पर बहुत लोगों की हो सकती है कि प्रोटीन ज्यादा पचा पाए, तो प्रेफरेबली ऐसा भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो नॉनवेज ज्यादा खाए, और किसी की होती है कि फाइबर ज्यादा डाइजेस्ट कर सकता है। अलग अलग मैंने जैसे बताया सब बैक्टीरिया सब स्पीशीज पे डिपेंड करता है। राइट, बिल्कुल। तो ये जो टेस्ट आप बता रहे गट माइक्रोबायोम टेस्ट, इसको कराने के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें होती हैं? कुछ स्पेसिफिक चीजें नहीं होती, नॉर्मल स्टूल सैंपल टेस्ट है, बट वो लैबोरेटरीज में जाके टेस्ट होता है, तो उसमें 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं नॉर्मली रिपोर्ट आने में। अच्छा, ओके। बट स्टूल सैंपल किट है, होम कलेक्शन किट्स होती हैं, तो कोई बहुत इजी टेस्ट है, कोई भी कर सकता है। तो इस टेस्ट के रिपोर्ट में कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी चीजें सूट कर रही हैं, नहीं वो कर रही हैं? थोड़ा स्टडी करना, थोड़ा डिटेल टेस्ट है, इसलिए वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके करे, खुद ही नहीं स्टडी कर पाएंगे आप टेस्ट। अब कितना कॉस्ट होता होगा इस टेस्ट का? 8 to 10,000 से आजकल शुरू हो गए टेस्ट, पहले तो बहुत कॉस्टली होते थे ये टेस्ट, अब बट सस्ते हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये टेस्ट आपने हमें बताया, हम श्योर अगर ऑडियंस कराना चाहे उनके गट का पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली उनको क्या चीजें सूट नहीं कर रही हैं, कर रही हैं, क्योंकि देखिए आप या तो देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शॉर्टकट या तो टेस्ट है, या तो आप अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो। जैसे मैंने बताया, हर छोटा सिग्नल, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बार बार बीमार पड़ना, कमजोर फील करना, एसिडिटी होते रहना, लो मूड फील करना, नींद ठीक से नहीं आना, ये सारे के सारे डायरेक्ट गट के सिग्नल से, जो आपको गट बोल रहा है कि सुनो मेरी, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या चॉप खाया है। तो अगर सिंपल चीजें आप, अगर फॉर एग्जांपल आप हेल्दी है और आपको कुछ हुआ, तो आपको इमीडिएटली ध्यान जाना चाहिए कि आपने 48 आवर्स या पिछले 24 घंटे में क्या खाया है, उसमें नोटिस करके एलिमिनेट करके देखो। सिंपलिस्टिक चीजें अपने आप तो इसमें कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये तो हम खुद से समझ सकते हैं। अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मिसिंग है, और क्योंकि हम लाइफ में भाग रहे हैं, रेड माइंड में रह रहे हैं कॉन्स्टेंटली एक चीज के बाद, तो हम अपने ब्लू माइंड में नहीं रह पा रहे। ब्लू माइंड क्या होता है? तो एक तो हो गया गट, और दूसरी चीज हो गया ब्रेन। गट को लोग सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, ये भी आपने सुना होगा, गट ब्रेन एक्सेस। तो वो गट ब्रेन एक्सेस क्या है? गट ब्रेन एक्सेस वो वेगल नर्व है, एक जैसे नर्व्स होती है जो हमारा सेंसेशन इधर से उधर लाते हैं, एक बहुत द थिकेस्ट नर्व, मतलब सबसे मोटी नर्व हमारी बॉडी की है, उसका नाम है वेगल नर्व, और वो हमारे गट से ब्रेन की तरफ जाती है, गट ब्रेन एक्सेस होती है। एंड लोगों को लगता है कि ये गलत है, ये टू वे हाईवे है, मतलब ये बाय डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में जाता है इसका सिग्नल्स, और दिस इज द मेन कामिंग नर्व ऑफ आवर बॉडी। सो अगर आपका गट काम रहेगा तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली काम रहेगा, और रिवर्स, अगर आप दिमाग में स्ट्रेस लेंगे तो उसके अलावा आप कितनी भी अच्छी न्यूट्रिशनस, फर्मेंटेड, फाइबर, शुगर नहीं, अच्छी चीजें भी खाएंगे, लेकिन दिमाग स्ट्रेस है तो वो कनेक्टेड है, तो वो आपको उतना न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक खराब होगा तो दूसरा भी खराब होगा। इसलिए अगर आपको बेसिक लॉन्जिविटी से कनेक्शन ये है कि लॉन्जिविटी यानी कि बॉडी के पास सारी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, यानी कि अगर हमारे पास कैंसर होता है तो एंटी कैंसर जीन्स भी बॉडी के अंदर ही है, आपको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं। बॉडी अगर आप बॉडी को नेचुरली हील होने देंगे, अपनी तरफ से हील होने देंगे, तो बॉडी हील करके कैंसर जैसे ही हुआ उसको निकाल सकता है शरीर से। लेकिन हम उसमें साथ में शुगर खाएंगे, हम हाइड्रेशन कम करेंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे, तो हम वो बॉडी को नेचुरली रिपेयर होने नहीं दे रहे। उसके साथ में हमको ज्यादा अपने
ब्लू माइंड में रहना है। व्हाट इज ब्लू माइंड? फॉर एग्जाम्पल ब्लू माइंड हमारा काम माइंड है। एक तो नर्वस सिस्टम में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, जिसमें हम और एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये दो सिस्टम्स होते हैं। फाइट एंड फ्लाइट आई कॉल द रेड माइंड, ब्लू माइंड इज द रेस्ट एंड डाइजेस्ट और योर काम रिलैक्स्ड माइंड। सो आम दर्शकों के लिए ब्लू माइंड वो स्टेट है जब आप यूजुअली पानी के अराउंड होते हैं। ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है जहां से ये टर्म आया। ब्लू माइंड मतलब आप पानी के किनारे जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली काम, रिलैक्स, हैप्पी, जस्ट इन द नाउ हो, आपको ऐसे फीलिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा, आप कोई पार्क में जाएंगे, वहां पे कोई लेक होगी, सबसे ज्यादा भीड़ वहीं होगी, क्योंकि वो पानी के अंदर एक नेचुरल कामिंग सेंस होता है। एंड और इत्तेफाक ये भी नहीं है कि हमारी प्लैनेट अर्थ 70% पानी है एंड हमारा ह्यूमन शरीर 70% पानी है। तो इत्तेफाक ये नहीं है, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुका हूं और इस पे मेरी रिसर्च है कि 70% आंकड़ा जो है ये कनेक्टेड है, क्योंकि पानी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लू माइंड मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में आप दो माइंड में रह सकते हैं, या तो आप ट्रैफिक से इरिटेट हो सकते हैं, शिट में लेट हो गया, मेरा काम छूट गया, और आप कॉन्स्टेंटली ऑन द एज है, वो आपका कॉन्स्टेंटली फाइट और फ्लाइट यानी कि रेड माइंड है। और या तो आप अपना गाना सुन सकते हैं, कुछ रिलैक्स कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं कुछ, तो दैट इज आवर ब्लू माइंड। सो बेसिकली लाइफ में इंसान, क्योंकि चीप डोपामिन अवेलेबल है आजकल, फोन उठाइए, इंस्टाग्राम, आपको तुरंत अच्छा लगेगा, जैसे ही आप रील फोन रखेंगे फिर से आपका मूड ऑफ हो जाएगा। ये सब की वजह से, और सुबह उठते हैं हम अलार्म क्लॉक से, बेसिकली हम प्रकृति में रहने से दूर जाते जा रहे हैं। नॉर्मली ओल्ड लिविंग में क्या होता था, हम जंगलों में रहते थे, सूर्योदय यानी कि सनराइज के साथ उठते थे, और उसके बाद फिर हम भागते थे खाना ढूंढने के लिए, किलोमीटर चलते थे, मूवमेंट हमारा नेचुरल पार्ट था। हाँ। फिर उसके बाद हम खाना खाते थे, अपना रेस्ट करते थे, और रात को सनसेट होने के बाद हमारे पास लाइट नहीं होती थी, हम बेसिकली आग जला के कुछ खाना पका लेते थे, खाते थे और फिर सो जाते थे। तो एक तो हम सन की यानी कि हमारी सर्केडियम बायोलॉजी से भी सिंक में रहते थे। अब हम क्या करते हैं, रात होती है, हम टीवी देखते हैं, रात को 2-2 बजे तक लोग मोबाइल में फोन रील्स देखते हैं, तो हमारा सर्केडियम साइकिल, मेलेटोनिन, कॉर्टिसोल कंफ्यूज हो जाता है, और एक तो नींद अच्छी नहीं आती, उसके वजह से गट भी ठीक नहीं रहता है, रात को लेट खाते भी है। तो ये सारी हम नेचर से दूर जा रहे हैं। तो हेल्दी लिविंग के लिए आपको वापस से नेचर के, सुबह उठते हैं हम अलार्म क्लॉक से उठते हैं, फोन देखते हैं, तुरंत आपका माइंड रेड माइंड में चला जाता है। सुबह के 2 घंटे और आखिरी के 2 घंटे, ये सबसे बड़ी टिप है अगर आप आज लेना चाहे, सुबह के 2 घंटे और आखिरी के 2 घंटे आप अपने ब्लू माइंड में रहने की कोशिश करें। मतलब कुछ टास्क बेस्ड ना करें, जो भी काम करना है 2 घंटे बाद करें, अपने माइंड्स की नेचुरली सुने, प्रकृति में जाइए, नेचर में जाके वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम। बट लेकिन रेड माइंड में नहीं जाना है उस समय, कोशिश ज्यादा करके। परफेक्ट। तो आपने हमें ये जो ब्लू माइंड वाला कॉन्सेप्ट समझाया है, आई एम श्योर इससे हमारी ऑडियंस को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आई होंगी। और गट से कनेक्टेड कैसे है ब्लू माइंड, हम बात कर रहे थे, थ्रू द वेगल नर्व। सो ये ब्लू माइंड आप अपनी ब्रीदिंग से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, स्लो ब्रीदिंग, सिंपल ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग, आप पेड़ के पास जाके पेड़ से ट्री हगिंग, दीज आर लाइक नॉट जस्ट ओल्ड थिंग्स, दीज आर, मैं आप इसको साइंटिफिकली भी ग्राउंडिंग, और जब आप ये सब चीजें करते हैं ब्रीदिंग, तो आपका ब्लू माइंड यानी कि आपकी वेगल नर्व एक्टिवेट हो जाती है। वेगल नर्व एक्टिवेट होने से आपका गट और ब्रेन दोनों काम हो जाता है। तो ट्रू लिविंग और ट्रू उसमें अपने आप हीलिंग होती है। अगर बॉडी में कोई छोटी छोटी इन्फ्लेमेशन, कैंसर या कुछ चीजें बन रही है, तो आपकी बॉडी नेचुरल हीलिंग मोड में जाएगी और वो उसको ऑटोमेटिकली हील कर देगी। परफेक्ट। तो अच्छा, जैसे आप सिग्नल्स की बात कर रहे थे, तो आप हमें 3-4 चीजें ऐसी बता सकते हैं या उससे ज्यादा, कि हमारी बॉडी हमें क्या साइन देने की कोशिश कर रही है कि शायद गट खराब है, सो दैट उससे तुम्हारी लॉन्जेविटी या लाइफ स्पान पर भी अफेक्ट हो सकता है। मैंने बताया ऑलरेडी, पर फिर से मैं बताता हूँ। ब्लोटिंग, खाना खाने के बाद पेट में गैस बनना, या तुरंत ब्लोटिंग या बाद में ब्लोटिंग, डायरिया बार बार होना, मतलब लूज मोशन बार बार होना, कॉन्स्टिपेशन बार बार होना, एसिडिटी होना, बार बार बीमार पड़ना, खांसी जुकाम हर 1 महीने में होते रहना, वेट लॉस होना, सडन वेट लॉस तो काफी बड़ा अलार्मिंग साइन है। लाइक ये छोटा अलार्मिंग साइन नहीं, वो तो काफी बड़ा अलार्मिंग साइन है। सडन वेट लॉस के अलावा ओवरऑल लो एनर्जी में रहना, ये भी एक गट का साइन है। ओवरऑल नींद नहीं आ पाना,
ओवरऑल ज्यादा नींद आना, दिन भर नींद आते रहना, वो भी दिक्कत की आलस बात में है। रहना, एनर्जी फुल नहीं फील, बेसिकली ये सारी चीजें सब गट के साइंस है। स्किन में भी कुछ चेंजेस होते हैं? स्किन में अगर बार बार एक्ने हो रहे हैं तो उसका मतलब वो भी आपकी थोड़े बहुत एक्ने सिर्फ स्किन रेशेस भी हो सकते हैं, पर मेजरली वो आपके गट से कनेक्टेड है। हेयर फॉल अगर हो रहा है तो? हेयर फॉल तो चलिए अलग चीज हो गई, क्योंकि वो डैंड्रफ की वजह से भी हो सकता है, हम्म। मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू गट, एक्सेप्ट हेयर फॉल। और स्किन के बाकी इश्यूज, इरिटेशन का 100% गट का साइन है। Okay. बेसिकली जो हमने बात की इन्फ्लेमेटरी फूड, हाँ. जब आप इन्फ्लेमेटरी फूड खाते हैं तो या तो आपको बॉडी इमीडिएट साइन देता है, जैसे कि हमने बात की ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें, या तो वो आपको साइलेंट इन्फ्लेमेशन करता है धीरे धीरे। जॉइंट आर्थराइटिस भी आपका अल्टीमेटली गट के वजह से लिंक्ड है, इन्फ्लेमेटरी खाने की वजह से लिंक्ड है। लो इम्यूनिटी भी डायरेक्ट गट की वजह से लिंक्ड है। लो मेंटल फॉग, दिमाग नहीं लगना, क्लैरिटी नहीं आ पाना भी आपके गट की वजह से लिंक्ड है। और लिंक्ड वो गट ब्रेन एक्सेस से अभी हमने बात की, वेगल नर्व से। लेकिन दोनों चीजें साथ साथ इंपॉर्टेंट है। मतलब स्ट्रेस, अगर हम कितना भी न्यूट्रिशन खाए, लेकिन साथ में स्ट्रेस लेंगे तो कोई वो काम पूरा नहीं करेगा। अच्छा, नाखून में भी कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं क्या? कि ऐसा बोला जाता है कि जल्दी नाखून टूट रहे हैं? नाखून इज रिलेटेड टू विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज, सो दैट इज आल्सो डिपेंडेंट और अल्टीमेटली कि वो गट में कितना डाइजेस्ट हो रहा है। तो अगर आप विटामिन डी खाते रहेंगे, फॉर विटामिन B12 खाते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी गट हेल्दी नहीं है, तो आप वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। सो गट हेल्थ, ओवरऑल आई वुड से गट हेल्थ इज नॉट डाइजेशन। लाइक हम, मेरा डाइजेशन हेल्दी है तो मेरा गट हेल्थ हेल्दी नहीं हो सकता है। गट हेल्थ ओवरऑल बैलेंस, लाइक आपका ओवरऑल कितना आप काम माइंड में रहते हो, कितना आप रिलैक्स रहते हो, ऑटोमेटिकली गट ब्रेन कनेक्शन है। अगर एंजाइटी हो रही है, और मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे यंग पेशेंट आते हैं आजकल, 20-30 साल, पाइल्स हो गया या कॉन्स्टिपेशन है, और उनकी अक्सर, और ऑब्वियस सी बात है 20-30 साल है तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रेस है, जॉब के लिए स्ट्रेस है या एग्जाम के लिए स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस और वो गट का काम दोनों लिंक्ड है। तो जब मैं उनके गट पे काम करता हूँ, थोड़ा मेरे को उनके स्ट्रेस लेवल पे भी काम करके उनको माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से मेरा लॉन्जिविटी से कनेक्शन शुरू हुआ था कि जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते थे, तो अगर मैं एज अ सर्जन, मेरे पास पाइल्स का पेशेंट आया, मैंने उसकी लेजर सर्जरी कर दी, पेशेंट ठीक हो गया, खुश हो गया, तो मेरा काम क्या वहां खत्म हो गया? नहीं। अगर मैंने पेशेंट मेरे पास आया रेड माइंड में, क्यों आया? क्योंकि उसको 30 साल की उम्र में पाइल्स हो गया या पेन हो रहा है, मैंने उसका इवन दवाई से भी ठीक कर दिया, उसको ठीक हो गया। अगर मैंने उसका माइंडसेट, क्योंकि वो मेरे पास रेड माइंड में आया होगा कि ब्लू माइंड में आया होगा, आप बताइए? ऑब्वियसली रेड माइंड में आया। प्रॉब्लम थी तो 100% रेड माइंड में आया होगा। अगर मैंने उसका ठीक कर दिया, चाहे सर्जरी से चाहे मॉलिक्यूल से, लेकिन उसका मैंने माइंड रेड माइंड से उस चीज के लिए ब्लू माइंड में नहीं किया, तो दैट इज नॉट ट्रू हीलिंग। मैंने अपना आधा ही काम किया है, और उसमें ठीक है, मैं समझ रहा हूँ टाइम थोड़ा लगेगा और हर आदमी उसके लिए रेडी भी नहीं होता है, बट एक बार अपनी तरफ से कोशिश तो करी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है होता है। राइट, ये जरूरी है बिल्कुल, कि हम अंदर से कितना ज्यादा खुश रह रहे हैं और अंदर से कैसे हील कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम से सफर करने के बाद। क्योंकि आपने जैसे कहा कि गट और ब्रेन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक खराब होगा तो दूसरा भी होगा, दूसरा होगा तो पहला भी होगा। तो अगर हम अपनी डाइट में कुछ चीजें स्पेसिफिक शामिल करने की कोशिश करें, जैसे कि अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, तो अगर दिन में हम कितनी सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स खाएं तो दैट गट अच्छा रहेगा? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अगर गट का एक रूटीन आप समझना चाहे तो नॉर्मली गर्म पानी विद नमक या आइडियली सॉल्ट, सेल्टिक सॉल्ट, अलग अलग टाइप के सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जो हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक भी ले सकते हैं। सो बेसिकली गर्म पानी विद सॉल्ट इज द क्लासिक गुड थिंग फॉर मोस्ट गट्स। ठीक है। या उसके बाद फिर आप फ्रूट्स, फाइबर में फ्रूट्स आ गए, सोक्ड सीड्स, सोक्ड नट्स, ये ले सकते हैं। उसके बाद आप प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे कि चीला या ऐसे, और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट। सो ब्रेक, ये आइडियल रूटीन होना चाहिए आइडियली। और सुबह उठने से पानी और इवन नट्स खाने में 1 या 2 घंटे का गैप रखना आइडियली जितना कर सके। ठीक है। और रात को कम से कम सोने से पहले कम से कम 2 घंटे नहीं खाए। उसके दिन में जब आप खाएंगे तो उसमें फर्मेंटेड फूड हर मील के साथ खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा मील होना चाहिए, मोस्ट लोग कहते हैं, वो सही है। और फिर बहुत लोगों के लिए 2 मील अ डे भी काम करता है, बिकॉज सब लोग बिजी हैं। तो अगर थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन बनाना है तो 2 मील दिन में खाइए
और डिनर अर्ली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि जैसे ये हैवी डिनर वाला जो कॉन्सेप्ट मोस्टली, क्योंकि रात में लोगों को ज्यादातर भूख लगती है कि शाम के बाद कुछ ऐसा क्रेविंग्स मन करता है कि कुछ चटपटा या मीठा खा लिया, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि शुगर खा लेते हैं या प्रोसेस चीजें खा लेते हैं, जो आई एम श्योर गट को बहुत ज्यादा ही खराब करती है। सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल करने का तरीका है पानी। पानी हमेशा आज के बाद से हाइड्रेशन के बारे में जब भी सोचिए, उसमें सेलुलर जरूर सोचिएगा दिमाग में। मतलब आपको सेल को हाइड्रेटेड रखना है। आपके सेल्स हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको क्रेविंग ऑटोमेटिकली शुरू में कम हो जाएगी। एक तो हाइड्रेशन बेटर रहेगा, और खास करके ये हमारे सारे सिस्टम्स को परफॉर्म करने में भी बेटर है, और खास करके फीमेल्स के लिए, वर्किंग फीमेल्स, सबसे इजी रास्ता क्या होता है कि टॉयलेट अच्छा अवेलेबल नहीं है कि पानी कम पियो। बट वो हमारे शरीर के लिए लॉन्ग टर्म गट हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए और ओवरऑल लाइफ स्पैन, ओवरऑल लॉन्जिविटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। सेलुलर लेवल पे डिहाइड्रेशन ही कैंसर की शुरुआत है, ही इन्फ्लेमेशन की शुरुआत है, सारी क्रॉनिक इवन हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम सेलुलर लेवल पे आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तब होती है। और सेलुलर लेवल पे डिहाइड्रेटेड आप कब होते हैं? जब अगर आपको प्यास लग रही है तो मतलब आप सेलुलर लेवल पे डिहाइड्रेटेड हो गए हो। अच्छा। पानी कितना पिए पे आप क्वेश्चन आएगा अगला, सबसे कॉमन ये, उसका सिंपल आंसर मैं बोलूंगा, इतना पानी पीना है कि प्यास आप भूल जाए। अच्छा। जिंदगी में आपको प्यास नहीं लगनी चाहिए, इतना पानी पिए। क्योंकि प्यास, देखिए इंसान का शरीर का, हम जंगलों में रहते थे, मेरी हर स्टोरी वहां चली जाती है क्योंकि वो हमको नेचर ने वैसे बनाया था। तो हमको कभी कभी नहीं मिलता था पानी, तो हमारे को अडेप्टेबल बनाने के लिए भगवान ने वो थर्स्ट का एक सिग्नल दिया। लेकिन पीक परफॉर्मेंस के लिए जब हमारे पास अबंडेंस है तब हमको ये थर्स्ट सिग्नल भूलना जरूरी है। क्योंकि थर्स्ट हमको कब लगती है, प्यास हमको कब लगती है? जब हमारी बॉडी, ब्लड में फॉर एग्जांपल 80% पानी होता है। जब हमारे ब्लड में 70% पानी हो जाएगा तो हमारा जो नमक का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। उसके वजह से ब्रेन में एक सिग्नल जाता है, उसके वजह से किडनी में एक सिग्नल जाता है, एक हार्मोन होता है एंटी डायरेटिक। किडनी बोलता है कि यूरिन, पानी की कमी हो रही है, थोड़ा यूरिन में से पानी एब्जॉर्ब कर लो। ये सब के बाद हमको थर्स्ट लगती है। तो सेलुलर लेवल पे तो हमारा ऑलरेडी काफी सेलुलर डिहाइड्रेट हो गए। आप अभी लॉन्जिविटी की बात कर रहे हैं, मैं इंटरनेशनली बहुत जगह जाता रहता हूँ ये लॉन्जिविटी के सिलसिले में और टॉक्स देता हूँ। तो अभी एक जैसे ये वूप है, ये सारी नई डिवाइसेस से जो हम कामनेस बात कर रहे थे, वो से मैं बात करता हूँ, वो मेजर हो सकती है। आजकल एक नई चीज आने वाली है, हाइड्रेशन परसेंटेज। लाइक आप कितना हाइड्रेशन परसेंटेज हो उस समय, आपका जितना आपका मैक्सिमम हाइड्रेशन लेवल रहेगा उतनी आपकी मेंटल इक्विटी रहेगी, आपका दिमाग तेज चलेगा, फिजिकली आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, आपको थकान नहीं होगी। जो आपको बीच बीच में दिन में आपको 12 से 1 के बीच में आलस आता है, नींद आती है, वो सारी चीजें सेलुलर लेवल हाइड्रेशन नंबर 1 चीज है। ओके, तो ये बेसिक्स है। देखिए मैं तो सेलुलर लेवल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स। बिल्कुल, एग्जैक्टली। यही सब छोटी छोटी चीजें अगर हम करेक्ट कर लेंगे तो बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों से हम खुद को बचा करके रख सकते हैं। तो खास करके फीमेल्स के लिए अच्छे हाइजीनिक वॉशरूम्स की ना अवेलेबिलिटी होना, खास करके बिजनेस जितना आजकल ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पानी कम पीना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। मतलब उसके दैट इज द रूट कॉज जो कि सारी बीमारियां होती है। उसके कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव आप सोचिए कि आप कैसे हाइजीनिक वॉशरूम अच्छे से यूज कर सकते हैं, साफ सफाई से। बट पानी कम पीना इज नॉट द सोल्यूशन। करेक्ट, क्योंकि आई थिंक इससे बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है। और आपने जैसे कहा कि हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना बहुत ज्यादा, अभी जैसे जैसे लोग चीजें मेजर होने लग जाएंगी तो लोगों की नजरिया में और आएगा हाइड्रेशन परसेंट। एग्जैक्टली, क्योंकि वही अल्टीमेटली हमारी बॉडी भी पानी से ही बनी हुई है, तो हमें नीड तो है ही उन सब चीजों की। अच्छा, जैसे अगर हम गट और लॉन्जिविटी के कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करें कि गट को हम कैसे स्ट्रांग बनाएं, हेल्दी रखें, सो दैट हम अपनी लाइफ में और साल ऐड कर सके, तो क्या ऐसी चीजें होंगी जो लाइफस्टाइल में खाने के अलावा और हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्योंकि हमने डाइट पे तो पूरा एम्फेसिस किया ही है, इसके अलावा और ऐसी क्या चीजें हैं जो अगर हम सुधार लें तो गट भी अच्छा रहेगा? 5 चीजें बेसिक है ना। नंबर 1 सेलुलर हाइड्रेशन, जो अभी मैंने बात की कि हाइड्रेशन को आपको अच्छा रखना है बॉडी में। नंबर 2 होती है गट बायोडाइवर्सिटी, जो हमने ऑलरेडी बात की कि गट फ्रेंडली फूड खाना है, डाइवर्सिटी बढ़ाना है, नए अलग प्रकार के खाने ज्यादा खाने हैं। नंबर 3 होता है मूवमेंट। मूवमेंट हमारा नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ था, जैसे मैंने बताया।
और मूवमेंट 2 टाइप की होती है, तो 3 और 4 2 अलग अलग है। 3 मूवमेंट मतलब हमारा फिजिकल मूवमेंट, एंडोरेंस, रनिंग, वॉकिंग, कुछ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। नंबर 4 मसल, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, हम अगर उसको सही तरह से अपनी मसल को टोन और ट्रेन नहीं करेंगे तो हम लंबा जीने का कोई सवाल ही नहीं है। और जैसे 60-70 इयर्स के बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है कि हल्का सा गिरे और फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि हमारी मसल स्ट्रांग नहीं थी। मसल स्ट्रेंथ बहुत मिसिंग फैक्टर है। और नंबर 5 है स्लीप। और स्लीप तो मैं ऑलरेडी बात कर चुके, स्लीप बायोलॉजिकल रीसेट है। और नंबर 6 तो गट के अलावा आपने 5 पूछे थे, तो नंबर 6 इज द ब्लू माइंड एंड द रेड माइंड, बैलेंस। ब्रिंग बैलेंस इन लाइफ। कुछ ना कुछ आप जर्नलिंग, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, चांटिंग, जो भी आप जिससे कनेक्ट करें, ट्री हगिंग, नेचर के पास जाके 10 मिनट तो आप अपने लिए दे सकते हैं। वो 10 मिनट, ये कुछ ना कुछ मॉर्निंग के लिए ब्लू माइंड एक्टिविटी आप अपनी ढूंढिए। और वो आइडियली 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, और आइडियली मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं 2 घंटे उठने के बाद और 2 घंटे सोने से पहले रेड माइंड में नहीं जाना है। कॉन्शियसली थोड़ा थोड़ा अब आपको आज के बाद समझ आ गया होगा ब्लू माइंड और रेड माइंड क्या होता है। तो कोशिश, आप अपने आप से पूछेंगे कि आप रेड माइंड में है कि ब्लू माइंड में। आपको अगर नहीं भी समझ आएगा तो आपको आंसर आपकी बॉडी और आपका शरीर जरूर दे देगा। करेक्ट, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, कुछ ना ऐसी चीजें हैं जो हमारी डाइट में हमारे गट को भी तो खराब करते ही हैं, हमारे लाइफ स्पैन को भी कम करती हैं। जैसे आपने शुगर की बात की कि शुगर को जितना हो सके कम करें, लेकिन लोगों को ज्यादातर क्या लगता है कि शुगर का मतलब सिर्फ जो हम सफेद चीनी खाते हैं वही। लेकिन शुगर किस फॉर्म में हम अलग अलग तरीके से भी खा रहे हैं, हिडन फॉर्म में जो हिडन शुगर होता है, तो उसको भी बताइए कि कैसे उसको कट डाउन करें सो दैट गट भी हेल्दी रहे, लंबा भी जी सके हम। देखिए, शुगर डायरेक्टली खराब नहीं है, क्योंकि शुगर हमारे ब्रेन के लिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो शुगर खाना है, एक्चुअली ब्रेन वर्क्स का मेन खाना शुगर ही है। बट डायरेक्ट शुगर बहुत नुकसानदायक है, तो शुगर को हमेशा फाइबर के साथ खाएं। और आइडियली नेचुरल वे में। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स में पाई वाली जाने वाली शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90% आई वुड सजेस्ट आप खा सकते हैं सेफली। तो फ्रक्टोज, अगर शुगर का आप जूस बना के देंगे तो फिर फायदा नहीं है। आपने एग्जैक्टली वही किया जो मैं मना कर रहा हूँ। आपने फाइबर हटा के सिर्फ शुगर पी लिया। तो जूसेस अवॉइड करें, फ्रूट्स खाएं, दैट इज द नंबर 1 रूल। उसके बाद बाकी ये व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, ये सब ढोंग है, सीरियसली बंद कर दे एकदम। ये हनी के ये बेनिफिट्स है कि उसमें नेचुरल विटामिन है, नेचुरल इम्यून हेल्थ चीजें हैं, वो एडिशनल मिल रहे हैं, वो फायदा है। पर शुगर का नुकसान तो हनी में भी है, शुगर का नुकसान मेपल सिरप, जितनी भी ब्राउन शुगर, इवन यहां तक कि गुड़ भी, लोग गुड़ हेल्दी है क्योंकि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ आयरन ऑल्सो। बट शुगर के नुकसान तो गुड़ में भी है। तो गुड़ को आप कम क्वांटिटी में बैलेंस में कंज्यूम कर सकते हैं। शुगर भी मैं आइडियली, देखिए, अगर आप लॉन्जिविटी, मैं बायो हैकर हूं, तो शुगर हमारे सेलुलर लेवल के लिए सबसे खराब चीज है। शुगर हमारी गट बैक्टीरिया की लाइनिंग डिस्ट्रॉय करता है, लीकी गट कर देता है, हमारे अंदर के बैलेंसेस को खराब करता है, इम्यून सिस्टम को खराब करता है, हर चीज। तो शुगर आइडियली आप फ्रूट्स और नेचुरल फॉर्मेट में खा सकते हैं, ठीक है, बट आर्टिफिशियल फॉर्मेट्स में तो नहीं ही खाएं तो बेटर है। तो ये जो कार्ब्स के अदर फॉर्म्स है जो हमारे शरीर में जाकर के शुगर में ही कन्वर्ट होते हैं, वो नेचुरल शुगर तो वो बॉडी का प्रोसेस है करना, लेकिन हम जब आर्टिफिशियल शुगर दे रहे हैं तो वो, जैसे बताया, वो शुगर के साथ में डायरेक्टली आपका गट माइक्रोबायोम डैमेज होता है, गट लाइनिंग वीक हो जाती है, उससे फिर लीकी गट होता है, उससे फिर सारे इन्फ्लेमेशन वाली बीमारियां होती हैं जितनी भी हमने। तो ये जो चावल, रोटी, ब्रेड, मैदा, ये सब, मैदा अवॉइड करें ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्रोसेस्ड है। चावल बुरा नहीं है, लेकिन ट्राई कर ढूंढ के खाइए कि अनपॉलिश्ड राइस ना खाए, जो मार्केट वाला राइस। मतलब आजकल इंडिया में तो सब तरीके से आप डायरेक्ट फार्मर से खरीद सकते हैं, ऑर्गेनिक खाइए। तो राइस इज नॉट बैड। राइस आप इंडियन थाली समझ लीजिए पुरानी, उसमें राइस भी होता था, रोटी। तो राइस रोटी मैं खाने को मना नहीं कर रहा हूँ। आजकल क्योंकि हम इतना प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो बहुत लोगों को ग्लूटेन एलर्जी हो गई है, वो अलग चीज है। बट नॉर्मल लोगों के लिए राइस रोटी अवॉइड नहीं करने की जरूरत है। लेकिन चीनी
हाँ, वो तो अवॉइड कर ही सकते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आई थिंक और अभी चीनी तक हर फॉर्म में, हाँ बिल्कुल हर फॉर्म में, जैसे आपने हमें बताया अभी उस चीज को सिंप्लीफाई करके। तो आई थिंक इस सेशन में हमने अभी तक जितनी बातचीत की है उसमें आई एम श्योर हर एक चीज को कवर करते हुए हमने जाना समझा कि गट के लिए क्या चीजें हेल्दी हैं, नहीं है, लॉन्जिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक गोल्डन रूल या मंत्र जरूर बताते जाएं कि अगर वो चाहते हैं कि गट को ठीक करके अपनी जिंदगी में और साल ऐड करे तो ये चीजें तो पक्का करे और ये चीजें तो एकदम से कट डाउन कर दे। और एक फाइनल गो टू होम मैसेज भी। एक तो 30s 40s 50s में एक आपने पूछा था सवाल, शायद वो मैं बता देता हूँ, वो भी एक अच्छा गो टू है। 30s में बेसिकली ईट मोर डाइवर्सिटी, ईट मोर फाइबर। 40s में कट शुगर एंड लेट स्नैकिंग, ये ट्रेंड कॉमन यही है। 50s में ऐड प्रोटीन एंड अपनी गट को रिपेयर करने के लिए सोचिए, बेसिकली अपनी गट की सुनिए। दिस इज द गोल्डन रूल। और उसके अलावा फाइनल टेक अवे आई वुड से कि जो मैंने आपको बताया, गट वाटर, पहली चीज पानी, सेलुलर हाइड्रेशन, नंबर 2 गट डाइवर्सिटी। गट सिर्फ डाइजेशन नहीं है, डाइवर्सिटी है, हमेशा उसको रेन फॉरेस्ट जैसे समझिए, उसको हरा भरा पूरा एकदम डाइवर्स बनाना है। नंबर 3 है मसल हेल्थ, और नंबर 4 रनिंग या VO2 मैक्स, बेसिकली मूवमेंट, एंड नंबर 5 स्लीप। नंबर 6 इज द बैलेंस बिटवीन योर ब्लू माइंड एंड द रेड माइंड। बेसिकली जब हमारा ब्लू माइंड ऑन द रेड माइंड, हमने बात की गट और ये सारी चीजें कनेक्टेड लॉन्जिविटी से कैसे हैं सबके लिए, वो हमारे रेजिलियंस डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर कुछ स्ट्रेसफुल हुआ लेकिन आप अंदर से हिले नहीं, वो आपका रेजिलियंस डिसाइड करता है। और रेजिलियंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल भी होता है, मेंटल भी होता है और स्पिरिचुअल भी होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।